नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया था। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली थी। भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, इस तरह से निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, कौन कौन से अक्ष होते हैं। अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों तो हम उस बिंदु को आलेखित कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया था। इसी के अलावा अगर कोई आलेख हमें दिया गया है और वहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया था। अब बारी है हमारी एक्सरसाइज 9.1 की कि हम उसको सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि दी गई आकृति में बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक आलेख दिया गया है जहाँ पर बाकायदा आपको डॉटेड लाइन बना करके P, Q, R और S 4 बिंदु दिए गए हैं और आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों फटाफट से हम इनके निर्देशांक तो आपको ज्ञात करने आते ही हैं, तो फटाफट से आप इसको ट्राई करिए। हम भी साथ साथ इसको ट्राई करते हैं कि इसमें क्या कैसे इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, जब भी हम निर्देशांक ज्ञात करने की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले हम कोई भी बिंदु है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में हम बीच में तो लगाएंगे कोमा, आगे लिखेंगे उसके x निर्देशांक और पीछे लिखेंगे उसके y निर्देशांक। x निर्देशांक का कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, उस बिंदु से x अक्ष की तरफ लंबवत रेखा खींचेंगे और वो भी हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसने दे रखी है। फिर उस रेखा पर जाएंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा वो उसका x निर्देशांक हो जाएगा। फिर उस बिंदु से y अक्ष की तरफ जाएंगे लंबवत रेखा लेकर के और जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो उसका y निर्देशांक हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से जो बिंदु P है उसके निर्देशांक देखते हैं। तो x की तरफ गए तो पहले तो आया 5, कोमा लग गया और फिर y की तरफ कितना मिल गया, 3। P हमारा हो गया 5,3। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। इसी तरह से Q का अगर हम देखें तो Q का x की तरफ कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें आगे x लिखना है तो -4 और y की तरफ अगर हम चलें तो कितना हो जाएगा, 6, तो -4,6। इसी तरह से हम यहाँ पर करें कि R के निर्देशांक क्या होंगे। तो R के निर्देशांक मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिए -2, -3, क्योंकि इधर से -2 और इधर से -3। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले x के निर्देशांक लिखने हैं। तो -2 हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे -3, -3, -2, क्योंकि x के निर्देशांक पहले लिखेंगे उसके बाद -2 लिखेंगे। उसके बाद जो बिंदु S है हमारा, यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि, लेकिन ये क्या है कि x पर तो इसका 1 है और y पर इसका -5 है, तो x तो हो जाएगा 1 और y हो जाएगा -5। तो ये चारों के चारों बिंदु हम एक साइड में लिखेंगे कि P जो है हमारा क्या हो गया, P 5,3 आ गया। Q जो है हमारा क्या आ गया, -4,6 आ गया। R जो है हमारा क्या आ गया, -3, -2 आ गया। और S जो बिंदु है वो क्या आ गया, 1, -5। तो ये हो गए हमारे चारों बिंदुओं के निर्देशांक। इसी के साथ अगर वो आपसे पूछ लेता कि भुज और कोटि बताइए, तो आप भुज और कोटि कैसे बताते हैं कि ये तो हो गए इन चारों बिंदुओं के भुज और ये हो गए इन चारों बिंदुओं की कोटि, क्योंकि जो x निर्देशांक है वो क्या होगा, भुज, और जो y निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, कोटि। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यहाँ पर हमें बिंदु दे दिए गए हैं, यानी बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए हैं और उन्हें हमें आलेखित करना है। तो आलेखित करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, y y डैश और x o x डैश 2 रेखाएं खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2 निर्देशी अक्ष बना लिए हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत है। अब यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट को लेकर के उसकी जो स्थिति है वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि बिंदु जो है वो सीधे ही दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु उठाएंगे, उसको स्पेशल नाम देंगे और फिर उसकी लोकेशन बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बिंदु की बात करते हैं, बिंदु 1,2। तो इसको बिंदु A मान लेते हैं। इसने कहा है कि आपका x पर तो आना चाहिए 1 और y पर आना चाहिए 2। तो हम क्या करते हैं
कि x पर से 1 को डॉटेड लाइन द्वारा आगे बढ़ाते हैं और y से किसको लेकर के आते हैं 2 को। तो x का 1 और y का 2 जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हमारा a पॉइंट हो जाएगा क्या 1,2। तो a पॉइंट जो था हमारा पहला पॉइंट वो तो हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया। अब दूसरे पॉइंट की बारी, वो कहता है कि x तो आपका -1 और y आपका 3। तो x अक्ष पर हमने देखा -1 यहाँ पर है और y का 3 यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का तो -1 ऊपर लेकर गए और y का आ गया 3, तो ये दोनों यहाँ पर मिल गए। तो बाकी एक्स्ट्रा को मिटा देते हैं, तो b बिंदु हमारा क्या हो गया -1,3। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, 2 पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया। फिर ये कहता है -2, -4 यानी x का तो -2 और y का -4। x का तो अब x अक्ष पर तो -2 और माइनस में जाना है, y को भी तो हम नीचे लेकर के जाएंगे। इसको जब नीचे लेकर के गए तो y का कितना आना चाहिए -4, तो y वाले को -4 को जब लेकर के आए तो यहाँ पर ये मैच हुआ। यहाँ पर जब ये दोनों मिल गए तो हम कह देंगे कि ये इसको C पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ये हो गया -2, -4। तो इस तरह से 3 पॉइंट तो हमने बना दिए हैं। ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपके होमवर्क रहेंगे। इस पॉइंट को हम बना लेते हैं। एक 0 वाला एग्जाम्पल हमने अब तक नहीं किया है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। ये कहते हैं कि आपको x पर तो 0 रखना है। अब x का अगर 0 देखें तो x का 0 तो यहाँ पर आएगा। अब 0 वाली 0 के ऊपर नीचे हमें जाना है। अब ऊपर जाइए नीचे, तो इसके लिए हमने y देखा, y हमारा 3 है तो हम ऊपर चलते हैं। तो जब हम 0 के ऊपर गए तो 3 यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0,3। और दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो 0,3, 0,4, 0,5 यानी अगर y अक्ष देखें पूरी की पूरी, तो y अक्ष पूरी की पूरी पर x का मान हमेशा 0 रहेगा। इसी तरीके से अगर हम x अक्ष की बात करें तो पूरी की पूरी x अक्ष पर y निर्देशांकों का मान 0 रहेगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी इसलिए हमने सीख ली। चलिए, तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आप लोकेट करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O, P तथा R को आलेखित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमें यही कहता है कि आपको सिर्फ 3 बिंदु दिए गए हैं, उनको आप आलेखित कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम पहले इनको आलेखित करते हैं। तो बिंदु जो O है वो कहता है कि x के भी 0 और y के भी 0। तो x 0 और y 0 तो हमें पता है मूल बिंदु पर ही होता है, तो वो तो आ जाएगा ये बिंदु जो कि हमारा O बिंदु आ गया, जो कि हमने पहले से शो कर रखा है। 0 जो पॉइंट होता है वहीं पर O बिंदु आएगा क्योंकि वो 0,0 होगा, यानी ना तो x अक्ष पर कहीं जाना ना y अक्ष पर कहीं जाना, तो बीच में 0 पर ये रहेगा। उसके बाद कहता है P बिंदु कहता है 3,0। 3,0 ये कहता है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो पहले वाला है वो तो है x, यानी x पर तो आपको कितना जाना है 3 और y पर कितना जाना है 0। तो x की तरफ 3 पर चलते हैं, 1, 2 और 3 पर चले और ऊपर नीचे तो जाना ही नहीं क्योंकि y पर तो 0 ही रहना है। तो यहाँ पर जो है ये बिंदु आ जाएगा बिंदु P जो कि हो जाएगा 3,0। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है R बिंदु वो कहता है कि आपके पास x तो होना चाहिए 0, यानी x अक्ष पर तो कहीं नहीं जाना, x अक्ष पर तो 0, और y अक्ष पर आपका कितना होना चाहिए 4। तो चलिए 1, 2, 3 और 4 y अक्ष पर जब हम गए तो हमारे पास R जो बिंदु है ये यहाँ पर आ गया 0,4। अब उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यदि OPQR एक आयत हो, यानी आपको क्या करना है OPQ और R, यहाँ पर अगर हम एक आयत बनाएं तो लगभग P के सामने कोई बिंदु होगा Q, तो ये एक आयत बन गया। आयत इसी तरीके से होता है। चलिए हमें ये समझ आ गया, इसको थोड़ा सा हम सेट करके अच्छे से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो Q है, अब वो पूछता है कि अगर आपने OPQR एक आयत बना दिया तो वो कहता है कि जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सी बात, अगर Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो आप कर ही सकते हैं। चलिए ट्राई करिए आप फटाफट से कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, फिर हम करते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि अगर Q को x अक्ष पर लंबवत रेखा खींची जाए तो कितना आता है, 3 आता है। इसका मतलब x अक्ष पर तो कितना हो जाएगा, 3। और अगर R के सामने यानी यहाँ पर अगर y एक्सिस पर इसका लंबवत रेखा खींची जाए तो वो कहाँ पर जाता है, 4 पर, तो y हो जाएगा 4 पर। यानी अगर Q एक्सिस से इसकी दूरी देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर Q की y एक्सिस से दूरी देखी जाए तो वो कितनी इकाई हो जाएगी, 3, जो कि उसका क्या होता है, x निर्देशांक। हालांकि हमने ये पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से x निर्देशांक जो है वो y अक्ष से दूरी को दिखाता है। चलिए आगे हम इसी को समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने थे तो वो हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है कि Q के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3,4। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ, जो कि आपके होमवर्क रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसका जो होमवर्क है, यानी वो क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क रहेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आपको फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो हम कर लेंगे, आप कर लेंगे होमवर्क और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हमें एक नई चीज़, एक नया फॉर्मूला सीखना होगा कि अगर हमारे पास 2 बिंदु दिए जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, अगर हमारे पास कोई 2 बिंदु दिए जाते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन्हीं दिए गए 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो आप हेडिंग डालिए, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपको कोई भी 2 बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए कि कोई भी 2 बिंदु है P और Q। एक तो बिंदु है P और एक बिंदु है Q, और वो इस तरह से बिंदु P जो है यहाँ पर स्थित है और बिंदु Q जो है यहाँ पर स्थित है, और हमें जो है दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। सिंपल सी बात, मान लीजिए कि ये कोई 2 बिंदु है और इनके बीच में 5 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कोई ना कोई तो दूरी होगी। 7 मीटर ले लें, सेंटीमीटर कह लें। हालांकि यहाँ पर हमें इकाई लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता होगा कि सेंटीमीटर में दूरी ले, मीटर में दूरी ले, तो हम यहाँ पर इकाई लिखेंगे कि कोई भी इकाई आ जाए, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी इकाई आ जाए, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई दूरी तो होगी। तो अब उस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए कि जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हैं x1, y1। x1 और y1 के मान कुछ भी हो सकते हैं, 3,4, 4,3, कुछ भी हो सकते हैं। एक बार के लिए हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक है x1, y1। अब xy मान सकते थे, हमने x1, y1 क्यों माना? क्योंकि हम q के निर्देशांक भी कुछ मानने वाले हैं। कौन? x2, y2। अगर हम इसको xy मानते तो उसको फिर क्या मानते? इसलिए हमने ये क्या कहा कि ये तो x1, y1 है और ये मान लिया कि x2, y2 है। अब मान लीजिए कि हमने p और q के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि PQ की दूरी या PQ की लंबाई, या फिर हम ये कहेंगे कि P व Q के मध्य की दूरी। अब जो P व Q के मध्य की जो दूरी होगी, इसको हम किससे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे PQ से, क्योंकि जब भी हम 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो एक रेखाखंड बन जाता है। और रेखाखंड को हम कैसे लिखते हैं? हमने देखा है कि रेखाखंड AB, रेखाखंड BC, तो इसी तरह से ये रेखाखंड PQ हो जाएगा। तो PQ का मान क्या आएगा? तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला होगा अंडर रूट में, यानी सबसे पहले अंडर रूट के अंदर हम लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दोस्तों, कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट ये चैप्टर है, तो आपको कैलकुलेशन स्क्वायर करनी है, वर्गमूल करना है, जोड़ना है, घटाना है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को, कैलकुलेशन को सही करते हो तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है? अंडर रूट में क्या लेना है? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब चलिए फॉर्मूला तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हम कोई एग्जाम्पल लेकर के भी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हमने ले लिया, आपकी बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, जो कि है -6,7 और -1,-5। -6,7 और क्यू बिंदु हमें दे रखा है -1,-5। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि इसको मिटा करके हम फिर क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक बार इसको रब ही कर देते हैं, पूरा नए सिरे से क्वेश्चन करते हैं हम। इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज बना करके कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, एक बिंदु आपको दे रखा है -6,7 व दूसरा बिंदु आपको दे रखा है -1,-5। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? माना दो बिंदु, अब मान लीजिए इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। -6,7 व Q -1,-5 है। क्योंकि उसने नाम नहीं दे रखा तो हम इनके नाम रख देते हैं। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और उसके बाद हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं, अब कोई भी दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 हो तो, अब हमें इनका तो नहीं पता, लेकिन हमें x1 y1 और x2 y2 हो तो उनके लिए दूरी का हमें पता है। क्या होता है दूरी? कि किन्हीं दो बिंदुओं P तथा Q हो तो कोई दो उनके मध्य की दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी अगर संख्या दी गई हो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 हो तब हमें ज़रूर पता है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से इनकी और इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखिए एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से लिख करके आइएगा, डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तुलना जब हमने की तो हमारे पास x1 का मान कितना आ गया? x1 का मान आ गया हमारे पास -6। इसी तरह से y1 का मान क्या आ गया? यहाँ पे y1, यहाँ पे कितना है? 7। और इसी तरह से Q के जो निर्देशांक है x2 का मान कितना आ गया? x2 आ गया -1 और y2 का मान क्या आ गया? y2 का मान आ गया -5। तो अब x1 y1 x2 y2 के मान हम किस में रखेंगे? सूत्र में रखने पर। तो हमारे पास PQ का मान क्या आ जाएगा? √x2 यानी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या करना है? x2 का मान आप देखिए, x2 का मान है -1, तो -1 हमने लगा दिया और फिर माइनस, x2 का मान था -1, फिर माइनस आ गया और x1 का मान कितना है? -6। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमें जो x2 था उसका मान -1 था तो हमने -1 लगा दिया, और x1 का मान कितना था? -6, तो हमने लगा दिया, और बीच में इन दोनों के माइनस भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस y2 का मान देखिए ज़रा, y2 का मान है -5 और बीच में माइनस है, और y1 का मान कितना है? 7। चलिए इसकी स्क्वायर हो गई। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √ 2 ब्रैकेट है, दोनों के स्क्वायर हैं और बीच में प्लस है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि -1 तो वैसे का वैसा, लेकिन
ये माइनस और अंदर का माइनस, माइनस माइनस गुणा होकर के हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस बनता है। इस थ्योरी को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जब भी समान निशानों का गुणा होता है तो प्लस बनेगा। एक जैसे निशानों का जब भी गुणा होगा, चाहे प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का, निशान हमेशा प्लस का आएगा। यानी जब भी माइनस माइनस यानी सेम सेम का गुणा हो तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा तब भी प्लस, प्लस और प्लस का गुणा तब भी प्लस। लेकिन जब भी अलग चीज़ों का गुणा होगा, यानी माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ या प्लस का गुणा होगा माइनस के साथ, तब निशान कौन सा आएगा? तब निशान आएगा हमारा माइनस का। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। लेकिन यहाँ तो माइनस और माइनस सेम ही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद माइनस के 5 और माइनस के साथ ये वैसे का वैसा। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करें तो आपको पता है कि माइनस का 1 और प्लस का 6, यानी 6 में से 1 गया, कितने बचे? प्लस के 5 बच गए। तो प्लस के 5 की होल स्क्वायर प्लस पूरा का पूरा अंडर रूट में तो है। यहाँ -7 और -5, -7 और -5 जोड़ करके क्या बन जाएगा? माइनस के 12। तो यहाँ पर -12 की होल स्क्वायर आ गई। अब स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 की स्क्वायर तो हो गई 25 और 12 की स्क्वायर, 12 इंटू 12 144 होता है। 144 और 25 को जब जोड़ें तो 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 वैसे का वैसा। यह आ गया अंडर रूट 169। और अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो हम इसे लिख देंगे कि ये तो होता है जी 13 की स्क्वायर। स्क्वायर और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम क्या कर देंगे? इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 13 इकाई आ जाएगा। तो आपको फाइनली पता चल गया कि हमें सॉल्व कैसे करना है। आप यहाँ पर सिंपल ये भी कर सकते हैं कि वर्गमूल करने पर, हालांकि लिखना आपको ऐसे ही चाहिए, इसको क्रॉस ना करें, आप यहाँ पर सीधा लिखें वर्गमूल करने पर 169 का वर्गमूल कितना आएगा? 13 आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, उसमें भी हम इसी तरह से थ्योरी आपको कॉपी करनी है, बस हम डायरेक्ट फॉर्मूला से उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें कहता है कि आपके पास दो कोई पॉइंट्स हैं जो कि हैं हमारे पास -1, -1। मान लीजिए कि ये P पॉइंट है और Q पॉइंट जो है हमारे पास वो है, और उसने दे रखा है Q पॉइंट हमारे पास है 8, -2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसकी तुलना किसके साथ करेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे P x1 y1 और Q x2 y2। अब हम क्या कहेंगे तुलना करने पर? फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, तरीका आपका उसी तरीके से रहेगा कि उस जो पैटर्न हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ट्राई किया वैसा ही उसी पैटर्न में हम इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे। अब यहाँ पर तुलना करने पर हमने देखा कि x1 की वैल्यू हमारी -1 आई और y1 की वैल्यू भी -1 आई, क्योंकि ये है x1 और ये है y1। इसी तरीके से Q के जो निर्देशांक है वो हो गए, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ, या फिर हम ये कहें कि P व Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। चलिए अब हम x2 और x1 के मान रखते हैं। x2 हमारे पास 8 है, तो 8 - x1 हमारे पास कितना है? -1, और इस पूरे की होल स्क्वायर प्लस सारा का सारा रूट में आएगा। y2 की वैल्यू देखें तो y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है -1। तो चलिए हमने सिर्फ क्या किया, इनके मान उठा करके यहाँ पर रख दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट में आएगा 8। हमें पता है कि जब भी एक जैसे निशानों का गुणा होता है तो प्लस आता है, तो माइनस गुणा माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 + 1 की होल स्क्वायर प्लस, और इधर -2 तो पहले से ही है, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तब ये +1 आ गया, तो इसकी भी होल स्क्वायर आ जाएगी, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और 1 9 हो गए,
तो हमारे पास अंडर रूट में पहले तो 9 की स्क्वायर प्लस -2 + 1, एक में से -2 जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि -2 में जब एक जोड़ते हैं तो हमारे पास माइनस का 1 बचता है, तो -1 की स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर करें तो 9 की स्क्वायर अगर हम देखें तो वो 81 होती है, प्लस अगर 1 की स्क्वायर हम देखें तो यहाँ पर 1 की स्क्वायर तो 1 होगी, लेकिन -1 की स्क्वायर भी क्या होगी, 1 होगी। तो 81 और 1 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 82 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इसका जो उत्तर आएगा कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई अंडर रूट 82। अंडर रूट 82 इतना नहीं छोड़ना है, हमारा उत्तर क्या आएगा, अंडर रूट 82 इकाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, मतलब 6 का सेकंड पार्ट, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। हमने सबसे पहले क्या किया कि इनकी तुलना कर ली, किसके साथ, P x1 y1 और Q x2 y2 के साथ। इससे हमारे को x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ मिल गई। वो वैल्यूज़ हमने सीधे फॉर्मूलाज में पुट कर दी और हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई। PQ यहाँ पर क्या है, Q व P बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, उसको करते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ इनके निर्देशांक चेंज कर देते हैं, बाकी सेम की सेम यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो इन्होंने कह रहा, बुक में कह रहा है कि P जो बिंदु है वो है a(t1)² 2a(t1), ये है आपका P बिंदु। और Q बिंदु वो कहता है कि Q बिंदु के निर्देशांक है a(t2)² 2a(t2). अब कोई भी आपको निर्देशांक चाहे कुछ भी दे रखा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस तुलना करनी है और x1 और x2 के मान ज्ञात करने हैं। तो x1 की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है a(t1)²। अब यहाँ पर सिर्फ t की स्क्वायर है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a(t1) की स्क्वायर। अगर हम इसी तरह से y1 की वैल्यू देखें तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a(t1). अब इसी तरीके से x2 की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितनी आ गई, a2t²। ठीक है, a(t2) की स्क्वायर, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि जो निर्देशांक होंगे वो x2 y2 होने चाहिए, तो y2 की जगह हमारे पास 2a(t2), ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें पता है कि P व Q के बीच की दूरी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट। अब इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे, x2 - x1² प्लस y2 - y1²। लेकिन ये होता किसके लिए, जब हमारे P और Q बिंदु कौन से होते हैं, x1 y1 और x2 y2। लेकिन अभी हमारे पास x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज़ ये वाली है, तो हम इन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। अब x2 की वैल्यू अगर हम देखें तो x2 की वैल्यू हमारे पास है a(t2) की स्क्वायर, a(t2)² माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास, बस ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें सीधा इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, स्क्वायर, बीच में प्लस है। अब y2 की वैल्यू देखें तो y2 की वैल्यू है 2a(t2) माइनस y1 की वैल्यू है 2a(t1) और इसकी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी को हम वैसा का वैसा पड़ा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखें तो a कॉमन आ रहा है, लेकिन जब ब्रैकेट में से बाहर a कॉमन आएगा तो यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, तो a की स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा। मतलब ब्रैकेट में से आ तो बाहर a बाहर आना चाहिए था, पर यहाँ पर बाहर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर भी इसके साथ लग के आएगी, यानी a² बाहर आएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से तो a² बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, t2² माइनस t1² और इसकी होल स्क्वायर प्लस में। अब बीच में प्लस आ गया, दूसरे ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 और a कॉमन आएगा, लेकिन बाहर स्क्वायर है इसलिए 2a की स्क्वायर बाहर कॉमन आएगी। इसका मतलब बाहर 2a की
स्क्वायर कॉमन आएगी और बाहर अंदर क्या बचेगा, यहाँ से जब 2a चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। बस इतना बच गया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, फिर यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है और यहाँ पर 2a स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लिखते हैं कि ये फाइनली फिर हमारे पास है क्या, a स्क्वायर। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, यानी हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी तुलना करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a अगर हम T2 माने और b अगर हम T1 माने तो ये बिल्कुल सेट यहाँ पर हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखा हुआ है। सिर्फ अंदर वाले की बात हो रही है, सिर्फ इस वाले की बात कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर कहीं भी हो तो हम वहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी। इसका मतलब T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, T2 माइनस T1, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, दोनों गुणा करके इस टाइप से हम लिख सकते हैं, यानी T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1। अब हम क्या करें कि इसको इसी फॉर्म में यहाँ पर नोट करते हैं कि यहाँ पर हमने इसको T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस में हम देखते हैं कि आगे क्या है। और एक चीज़ और कि दोनों की, क्योंकि यहाँ पर बाहर स्क्वायर है तो दोनों की होल स्क्वायर है, हमने सिर्फ अंदर वाले को चेंज किया है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को चेंज किया, उसके बाहर की जो स्क्वायर है वो तो अलग से पड़ी ही है। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2a की होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। और उसके बाद क्या बचा पड़ा है, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। चलिए इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं हम इसको थोड़ा एक और स्टेप सॉल्व करते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ से इस स्टेप में और इस पूरे स्टेप में ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है हमारी। यहाँ से एक तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी T2 माइनस T1। आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ T2 माइनस T1 है, यहाँ पर T2 माइनस T1 की स्क्वायर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होल स्क्वायर है, यानी इसकी भी स्क्वायर है और इसकी भी स्क्वायर है। चलिए आसानी हो इसके लिए हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि इसके अंदर, अब क्योंकि दोनों की होल स्क्वायर है तो दोनों की स्क्वायर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक तो इसकी स्क्वायर होगी गुणा में T2 प्लस T1 की स्क्वायर होगी, क्योंकि दोनों की स्क्वायर है इसलिए दोनों को अलग अलग स्क्वायर में कर लिया, प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों स्टेप्स में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है ये आपको देखना है। एक तो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और दूसरी चीज़ की हमारी T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो फटाफट से इन्हें हम कॉमन करके बाहर लेते हैं। अब इस नीचे वाले को हम रब कर देते हैं क्योंकि ये हमने कर लिया है कंप्लीट। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अंडर रूट में सबसे पहले तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसी के साथ T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर भी गया, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर भी गया, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचा T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी गया, क्या बचा, +4 बच गया। ठीक है, और ये सब क्या है, गुणा में है, किसके, इन दोनों के, क्योंकि ये तो हमने कॉमन लिए, ये दोनों कॉमन लिए तो यहाँ पर ये बच गया प्लस उधर 4 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए
अब हम इसको आगे देखें अगर, तो आगे हम इसको एक ही स्टेप तक और आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, तो इनकी तो स्क्वायर और रूट कट जाएगी, लेकिन ये अभी तक अंडर रूट में ही रहेंगे। तो इसका मतलब इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, इसकी भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो T2 माइनस T1 ये हो गया, लेकिन यहाँ पर तो होल स्क्वायर है नहीं तो ये तो रूट में ही आएगा, तो इसका फिर फाइनल आंसर जो है हमारे को मिल गया T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया PQ के बीच की दूरी, जो कि हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा आंसर है, बट आंसर इसका यही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके तीनों के तीनों पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो बिंदु अगर हमें दिए हो तो उनके मध्य की दूरी जो होती है वो तो हमें ज्ञात करनी आ गई। अब इन दूरियों का उपयोग हम किस किस चीज़ में करते हैं, यानी कुछ एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं इस फॉर्मूले के। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक अलग सा, एक नई तरह का क्वेश्चन ये हमारे सामने है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये, यानी 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी हमें कहता है कि इस तरह से, पहली बात तो ये जो 3 बिंदु हैं ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी त्रिभुज के ये 3 बिंदु हैं ABC, 2, -2, B अपनी तरफ से मान लेते हैं -2, 1 और C मान लिया 5, 2। चलिए यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष इनको सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय नाम का सूत्र होता है, जो कि हमने काफ़ी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी इसी प्रमेय से रिलेटेड थी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज के लिए जो कर्ण की स्क्वायर होती है वो किसकी स्क्वायर के बराबर होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी लंब है, कौन सी आधार है। तो हम सिंपल ये चीज़ याद रखते हैं कि उस त्रिभुज की 2 भुजाओं की वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि इसके लिए तो हमें इसकी भुजाओं की लंबाई चाहिए। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें अगर शीर्ष दिए गए हों, यानी कोई 2 बिंदु दिए गए हों, तो उनके बीच की दूरी हमें निकालनी आती है। तो यहाँ से हम तीनों दूरियां निकाल लेंगे, 2-2 पॉइंट्स को लेकर के तीनों दूरियां निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या कोई 2 दूरियों का वर्ग, कोई 2 दूरियों के वर्गों का जो योग है वो किसी तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जब सिद्ध करने को दिया है तो इसका मतलब आएगा, हमें सिर्फ करके दिखाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पर हमें दिया होता था कि एक बिंदु होता था P और दूसरा बिंदु होता था Q। तो उससे हम P के जो निर्देशांक होते थे उन्हें तो x1 y1 मान लेते थे और Q जो बिंदु होता था उसके x2 y2 हम मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब A भी दिया है तो वहाँ पर हम किस चीज़ को x1 y1 माने और किस बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2 माने। तो ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे बनती है। तो इस कन्फ्यूज़न को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी x1 y1 मान लें, किसी भी बिंदु को x2 y2 मान लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे हम AB दूरी ज्ञात करें, चाहे हम BA दूरी ज्ञात करें, दूरियां तो सभी समान होंगी। मान लीजिए कि अगर आप PQ के बीच की आप दूरी निकालते हैं, इसी तरीके से आप QP की अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी तो वही चीज़ है ना, चीज़ तो वही सेम है। चाहे हम P से Q निकालें, चाहे हम Q से P निकालें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2-2 बिंदु लेंगे और एक दूरी हम निकाल लेंगे। इस तरह से तीनों दूरियां हम निकालते हैं फटाफट से। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि दूरी AB ज्ञात करने के लिए
अब दूरी ए बी ज्ञात करने के लिए जो बिंदु ए है उसको हम लिखते हैं 2,-2 है, और जो बिंदु बी है वो हमारे पास है -2,1। अब क्योंकि पहले जितना काम तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे या अलग पेन से रफ में लिख देंगे कि ये x1 y1 है और ये है हमारे x2 y2। हमने छोटा छोटा इस पर लिख दिया कि ये हमारे x1 y1 है और ये है x2 y2। और दूरी ए भी हमें पता है कि उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप छोटा छोटा जो लिखा है वहाँ से देख देख के x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए फटाफट से, x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2। अब यहाँ पर आपको निशान साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक कर दी साइन की तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। x2 की वैल्यू -2 है तो आप -2 ध्यान से रखें। उसके बाद -x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 यहाँ पर रख दी और इनकी स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 है हमारे पास तो यहाँ पर हमने 1 रख दी, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2 और ये जो पूरी टर्म है इसकी होल स्क्वायर और फुल टर्म अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -2 और -2 माइनस के 4 होते हैं तो -4 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब भी सेम साइन का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आएगा, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बन गया, आगे 1 था पीछे 2 आ गया तो 1 + 2 3 की स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगी। अब माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर से तो निशान हट जाता है। सिंपल सी बात कि अगर हम -4 की स्क्वायर करें या फिर 4 की स्क्वायर करें, दोनों की स्क्वायर 16 ही आएगी। वो कैसे, करके देखिए कि जब -4 को -4 से गुणा करते हैं तो क्योंकि प्रत्येक साइन 2 बार आ जाता है, माइनस और माइनस जब गुणा होंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का 16। तो सिंपल सी बात कि माइनस से स्क्वायर के अंदर अगर माइनस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर 4 की स्क्वायर या -4 की स्क्वायर तो हो जाएगी 16 और 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9 और 16 + 9 हमारे पास 25 होते हैं तो √25 ये आ जाएगा 5 इकाई। तो दूरी जो ए बी है हमारे पास वो कितनी आ गई, हम लिख देंगे कि ये तो आ गई 5 इकाई। ये चीज़ हमारी आ गई। अब हम देखते हैं दूरी ए सी। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ बस चेंज कीजिए, यहाँ पर हम सी कर देते हैं और सी जो है वो क्या है, 5,2 है तो ये हो जाएगा 5,2। अब यहाँ पर हम वापस से कैलकुलेशन करते हैं कि दूरी जो ए सी है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए सी। दूरी ए सी ज्ञात करने के लिए ए और सी ले लिए, वही हमारे पास x2 y2 वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर मान रखते हैं, फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 हमारे पास है 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2 माइनस का -2 और पूरे की होल स्क्वायर। चलिए अब 5 में से 2 गए, 3 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 2 4, तो ये भी क्या आ जाएगी, 4 की होल स्क्वायर रूट। अब 3 की होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगी, 9 प्लस 4 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगी, 16 रूट में। तो यहाँ पे 9 और 16 कितने होते हैं, 9 और 16 तो 25 होते हैं, तो ये √25 यानी ये कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे ये जो है 25 की जो रूट है वो क्या बन जाएगी, 5 इकाई बन जाएगी। तो अब यहाँ पर तो 2 भुजाएं हमारे पास सेम आ गई, लेकिन हमें सिद्ध करना है और हमने कोई मिस्टेक भी नहीं की है तो हम आगे आगे चलते जाते हैं। ए सी हमने फाइंड कर ली, ए बी हमने फाइंड कर ली। अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो दोनों सेम आ गई तो इसका मतलब तो अगर इन दोनों का जोड़ लें तो ये तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, या इन दोनों का जोड़ लें तो वो तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता चला कि यही कारण है, हमें अब तक नहीं पता चला। तो हम तीसरी भुजा और निकाल के देखते हैं। तीसरी भुजा जब निकाल के देखेंगे तो सी की जगह अब
ए बी भी आ गई, ए सी भी आ गई। अब हमें बी सी फाइंड करनी है। अब हम फटाफट से बी सी की वैल्यू देखते हैं। बी सी ज्ञात करने के लिए जो पॉइंट हमारा सी है वो लेते हैं 5,2 और जो पॉइंट बी है वो है -2,1। अब बी सी दूरी हमारी क्या हो जाएगी? अब वही सिंपल x2 x1, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। चलिए अब यहाँ पर मान हम रखते हैं। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 हमारे पास है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y1 है हमारे पास 2 होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, रूट -5 और -2 माइनस के साथ तो -7 की होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 माइनस करने हैं, तो जब 1 - 2 आएगा तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर -1 होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस का तो कुछ बनता नहीं है। अब जो अंदर नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 7 की स्क्वायर तो हो जाएगी 49 और 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 49 + 1 हमारे पास कितने होते हैं, √50 होते हैं। तो चलिए अब इसको √50 पड़े रहने दीजिए, या फिर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए √25 × 2। अब जो जिसकी स्क्वायर अच्छे से बन रही है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी जिसका पूर्ण वर्ग बन रहा है वो तो वर्गमूल से बाहर आएगा, दूसरा अंदर ही रहेगा। तो 25 का तो वर्ग पूर्ण वर्ग बनता है क्या, 5 बनता है, तो यहाँ से तो 5 बाहर आएगा, लेकिन √2 जो है वो अंदर ही पड़ा रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 √2 इकाई। यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो तीसरी भुजा जो आ गई वो आ गई 5 √2 इकाई। अब हमें पता है कि जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कर्ण होगी वो आधार और लंब दोनों से बड़ी होगी, ठीक है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी वाली है उसको हम क्या लें, उसको हम ले लेते हैं कर्ण, और हम चेक करते हैं कि क्या ये जो बाकी की 2 भुजाएं हैं उनका वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम सिंपल सी बात की यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम AC² प्लस AB² को जोड़ते हैं। तो AC की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 की स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू भी हमारे पास 5 है तो इसकी भी स्क्वायर। अब 5 की स्क्वायर 25 प्लस 5 की स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया, ये तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। तो इसको हमने यहीं पर छोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो नीचे की भुजा बची BC, इसकी स्क्वायर करते हैं। तो BC की स्क्वायर अगर हमने की तो ये हो गया 5 √2 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर तो हमारे पास 25 आ गई, √2 की स्क्वायर 2 आ गई, तो 25 × 2 जब किया तो ये तो 50 आया। इसका मतलब हमने यहाँ पर देख लिया कि AC की होल स्क्वायर प्लस AB² बराबर हमारे पास आ रहा है BC की स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बिल्कुल सेट हो रहा है। इसका मतलब अब देखिए सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती क्या है, वो कहती है कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, वो कंडीशन देती है कि त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, तब आपकी कंडीशन होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम का विलोम कर दे, अब विलोम क्या कहेगी कि पहले आप यहाँ से यहाँ आए थे, अब आप यहाँ से यहाँ चलिए कि अगर आपका कर्ण की स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि वो जो त्रिभुज है वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो था, जहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वो आपके होमवर्क रहेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया है, उसी तरीके से उनको भी आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ आप निकालेंगे और देखेंगे कि अगर उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है तो इसका मतलब वह जो चतुर्भुज है वह एक वर्ग है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि इस क्वेश्चन में पता करिए कि क्या दिया गया त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप देखेंगे कि अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान आ रही हैं, इसका मतलब अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको उसके शीर्ष दिए गए होंगे तो आप उनकी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरियां ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपके होमवर्क हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके जो होमवर्क है 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा सा हिंट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हम इन्हें करेंगे क्या। सिंपल सी बात कि जब आपको समबाहु त्रिभुज शो करना है तब तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपके पास मान लीजिए कि ए बी और सी त्रिभुज है, तो वहाँ पर आप दूरियाँ निकालेंगे। पहले आप ए बी दूरी निकालेंगे, फिर आप बी सी दूरी निकालेंगे और फिर आप ए सी दूरी निकालेंगे और इन तीनों दूरियों को आप बराबर कर देंगे। अगर वो तीनों दूरियाँ बराबर आ रही हैं, इसका मतलब वो जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज होगा, यानी उसके जो शीर्ष हैं, ये जो शीर्ष दिए गए हैं वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास किसी चतुर्भुज के ये शीर्ष हैं ए बी सी और डी। इनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने यहाँ से ए बी सी डी स्टार्ट किया है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ए मान लें और फिर इसको बी मान लें। नहीं, आपको क्रम वाइज ही चलना पड़ेगा, यानी एक के बाद चाहे आप इधर ले लें, लेकिन ए के बाद आप सीधा सी पर नहीं आ सकते। यानी ऐसे नहीं है कि आप इसको ए ले लें और इसको सी ले लें, नहीं, आप अगर इसको ए ले रहे हैं तो इसको आपको बी ही लेना पड़ेगा। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के पास पास वाले शीर्ष होंगे। यानी अगर आपने यहाँ पे 1,-2 ले लिया तो आपको 3,0 या तो यहाँ लेना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ लेना पड़ेगा। बस ये चीज़ आपको एक याद रखनी है, अदरवाइज हमारे ये जो पेयर्स बनेंगे गलत बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि जिस क्रम से आप चल रहे हैं उसी क्रम से आप उस चतुर्भुज में चले। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इधर से आते हैं या फिर आप इधर से आते हैं, लेकिन आपको चलना बिल्कुल इस क्रम से है। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से चले तो 3,0 फिर 1,2 और फिर -1,0, या फिर हम उधर से चलें तो क्या बनेगा, उधर से 3,0 के बाद जो दिया है आपको उसी को लेना है, आप पहले -1,0 नहीं लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसने आपको कहा है कि वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तो वर्ग में एक प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर हम इतना करके छोड़ दें तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, इस तरह की जो शेप होती है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं समान होती हैं। तो फिर हम ये कैसे बताएंगे कि वो वर्ग है या समचतुर्भुज है? तो वर्ग की दूसरी एक और प्रॉपर्टी हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि वर्ग की दोनों विकर्ण भी बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण भी समान होती हैं। यानी केवल 4 दूरियां निकालने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें ए बी सी डी, यहाँ पर हमें ए बी बी सी डी ए दूरियां तो बराबर करनी ही पड़ेगी, वो तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकंड थिंग, हमें उनके विकर्ण भी बराबर करने पड़ेंगे, यानी हमें ए सी दूरी निकालनी पड़ेगी और ए सी दूरी को हमें बराबर करना पड़ेगा किसके, बी डी के। यानी अगर ये चारों मतलब पहले ये कंडीशन और फिर ये कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी वो जो 4 शीर्ष दिए गए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष होंगे। चलिए इन्हें ट्राई करिएगा।
पहली बात तो ये आपसे हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।